हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस। बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण एनसीईआरटी 2027 के लिए। एनसीईआरटी 2027 के लिए ये अम्ल क्षार और लवण एनसीईआरटी का जो बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया है क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस का। ये चैप्टर जो खास करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम पर्पस से और 2027 के एग्ज़ाम पर्पस से ही पढ़ा रहा हूँ। ये जो है एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन है, जो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये टीचर्स नेम इंजीनियर एमडी दानिश सर, क्वालिफिकेशन ये सब मेरा है, ये व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है यहाँ पर समझिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, देखिए ये हमने बनाया है, प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। देखिए, भाग 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू। जब कोई बिलियन, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जब कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, जब कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए में 1 होगा, ऑप्शन बी में 4 होगा, ऑप्शन बी 5 होगा, ऑप्शन डी 10 होगा। तो याद रखिएगा डी 10 होगा, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर देना इसका मतलब ये बेस है। बेस जो होता है मतलब जिसे हम क्षार कहते हैं, या मतलब जिसे हम मतलब कि भस्म कहते हैं, उसी का विलयन जो होगा वो क्षार होगा। और क्षार जो होता है उसका पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा होता है, 7 से बड़ा। और क्षार ही जो होता है हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू 10 यहाँ पर हमने जो बनाया है उसमें भी दिया है। देखिए, इसका स्पष्टीकरण हम दे दें। देखिए, इसका स्पष्टीकरण हम दे दें यहाँ पर। स्पष्टीकरण में देखिए जो हमने बोला कि लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन क्षारीय होते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला करने वाले विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जो क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। देखिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर्स है। एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है, लाल लिटमस को नीला करने वाले विलयन क्षारीय होते हैं और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, लाल जो मतलब कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा उसका क्षारीय मान हमेशा वो विलयन क्षारीय होगा, उसका मान पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, दूसरा नंबर, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है। देखिए, मतलब कोई विलयन है, अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है। ऑप्शन ए में NaCl है, ऑप्शन बी में HCl है, ऑप्शन सी में LiCl है, लिथियम क्लोराइड है, ऑप्शन डी में पोटेशियम क्लोराइड है। तो देखिए, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा HCl। देखिए, HCl होगा। देखिए, यहाँ पर कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है। तो देखिए, इस विलयन में HCl है, क्योंकि अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा, अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा बेस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है। जो अभिक्रिया HCl से करेगा, तो HCl से करेगा तब ही जाकर चूने के पानी को दूधिया करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मुक्त होगा। और इस विलयन में देखिए, दूधिया कलर का जो रंग का होता है गैस, दूधिया कलर का, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। याद रखिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है, HCl से अभिक्रिया करेगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। देखिए, इसका हम
लाइन बाय लाइन स्पष्टीकरण जो बनाए हैं वो पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्पष्टीकरण, अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का कवच किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, जो कि पानी के दूधिया कर देता है। देखिए जो चूने के पानी को क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। CO2 गैस जब चूने के पानी से गुजरता है तो उसको क्या कर देगा? दूधिया कर देगा। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा हमारा, देखिए क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O, जल बनेगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CO2 गैस बनेगा और जल बनेगा। और ये जब CO2 गैस को जब हम चूने के पानी से पास कराएंगे तो कलर कैसा होगा? दूधिया होगा। तो देखिए ये दूधिया HCl, देखिए इसका राइट आंसर है HCl, दूधिया कलर का हो जाएगा। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन NaOH प्रश्न 3 जो NCERT का क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। देखिए इसमें समझिए, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है। NaOH, देखिए प्रश्न 3, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा क्या है, बेस है, का 10 ml विलयन HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि NaOH हमारा बेस है, NaOH बेस है और HCl क्या है? बेस का मतलब भस्म, क्षार बोलिए, भस्म। तो NaOH भस्म है और HCl क्या है? अम्ल है। तो भस्म और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो हमारा क्या बनता है? लवण और जल बनता है। याद रखिएगा, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा लवण और जल बनेगा। मतलब एसिड कहने का मतलब आपका HCl हो गया यहाँ पर, और बेस कहने का मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। देखिए उसी विलयन में अगर 20 ml ले, तो यदि हम NaOH 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितना मात्रा होगा? तो देखिए जब 10 ml ले रहे हैं तो 8 ml लग रहा है। देखिए जब 10 ml NaOH ले रहे हैं तो 8 ml HCl लग रहा है। तो 20 ml NaOH में कितना लगेगा? तो 20 ml NaOH में 16 ml लगेगा। देखिए नीचे 16 ml लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए मतलब 10 ml NaOH में कितना लग रहा है? 8 ml क्या लग रहा है? HCl, 8 ml HCl लग रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 20 ml मतलब 2 से गुना कर देंगे, 2 × 10 ml NaOH, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 × 16 ml। देखिए 2 × 16 ml, हमारा 16 ml क्या लगेगा? HCl, 16 ml HCl, 16 ml सही हुआ। स्पष्टीकरण जो बनाया हूँ वो भी पढ़ देता हूँ ताकि आपका बात समझ में आ जाए। देखिए स्पष्टीकरण में यहाँ पर देखिए बोला है कि मात्रा दोगुनी करने पर अम्ल की मात्रा भी दुगुनी हो जाती है। मतलब अगर मात्रा दुगुनी करते हैं भस्म का तो अम्ल की भी मात्रा कितनी होती है? दुगुनी हो जाती है। 10 ml NaOH को 8 ml HCl चाहिए, तो 20 ml को 16 ml HCl चाहिए। देखिए भाग दो लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए अम्ल एवं क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अम्ल वो होता है, पहले हम अम्ल का डिफिनीशन दे देते हैं। देखिए पहले आप समझ जाइए कि अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल का मतलब क्या होता है? तो अम्ल का मतलब होता है हमारा एसिड। अम्ल को इंग्लिश में एसिड और क्षार को इंग्लिश में हम अल्कली बोलते हैं। क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्कली। और भस्म को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो देखिए क्षार वो बेस है जो पानी में घुलता है, वो बेस जो पानी में घुल जाए उसको क्षार कहते हैं। याद रखिएगा, क्षार किसको कहेंगे? वह बेस, वह भस्म जो पानी में घुलनशील हो,
जो जल में घुलनशील हो, वो बेस जो जल में घुलनशील हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वह बेस, वह भस्म जो जल में घुलनशील हो, वह हमारा क्षार कहलाता है, अल्कलाइन कहलाता है। एल्कलाइन, एल्कली बोलिए, एल्कली। एल्कली देखिए, एल्कली क्या होता है? जो क्षार होता है उसको एल्कली कहते हैं, अम्ल को एसिड बोलते हैं, और बेस जो होता है उसको भस्म बोलते हैं। तो वैसा अम्ल, वैसा बेस, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो, उसको क्षार कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार का, पहले अम्ल और भस्म का डेफिनेशन समझिए। अम्ल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अम्ल वह होता है जो आर्हेनियस द्वारा दिया गया, अपना मतलब कि आर्हेनियस द्वारा जो परिभाषा दिया गया है अम्ल का, वो इस प्रकार है। याद रखिएगा कि अम्ल वो है जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वो है जो अपने जलीय विलयन में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अम्ल जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल वो होता है जो कोरोसिव इन नेचर होता है, जो मतलब कि कोरोसिव होता है। कहने का मतलब, कोरोसिव कहने का मतलब कि स्किन को बर्न कर देता है, किसी चीज़ को जला देता है, वो कोरोसिव इन नेचर होता है। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से नीचे होता है। पीएच स्केल पर अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है। अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनाता है। अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। याद रखिएगा, अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अम्ल जब भस्म से मतलब एसिड मतलब अम्ल, और बेस मतलब भस्म, जब अभिक्रिया करता है किससे? एसिड बेस जब अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण, सॉल्ट। लवण मतलब सॉल्ट, अब प्लस वाटर बनता है, प्लस वाटर मतलब जल। देखिए, ये है अम्ल। अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है, भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, लवण और जल बनता है। इसीलिए देखते हैं, जो डॉक्टर होता है, अगर आपका पेट का समस्या होता है, अगर पेट में गड़बड़ी होता है, गैस बन जाता है, बहुत अम्लीयता हो जाता है, एसिडिटी होता है, तो डॉक्टर आपको गैस का दवा देता है। क्यों गैस का दवा देता है? क्योंकि वो एंटी एसिड होता है, एंटा एसिड बोला जाता है। एंटा एसिड होता है मतलब एसिड का अपोजिट। तो एसिड का अपोजिट कौन होगा? बेस होगा। तो एसिड के अपोजिट बेस होगा, तो जितने भी गैसेस के दवा होते हैं वो सब बेस होते हैं। अब बेस में खास करके क्षार होते हैं। बेस में कौन सा होते हैं? क्षार होते हैं। जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार बोलते हैं। तो वह क्षार जब आपके बॉडी में जाता है तो स्टमक में आपके पेट में HCl बनता है। मतलब कौन सा गैस बनता है? आपके पेट में या हमारे पेट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमें गैस बनता है, और गैस का बबल पेट में डिस्टर्ब करता है, पेट में मरोड़ पैदा करता है, ऐंठन पैदा करता है। पेट में मतलब कि एक तरह का मतलब पेट फूल जाता है। तो क्या करते हैं? तो डॉक्टर हमें एंटा एसिड देता है। एंटा एसिड क्या होता है? बेस होता है। एंटा एसिड बेस होता है, और वो बेस जब हम लेते हैं तो एसिड पेट में बने हुए एसिड से अभिक्रिया करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, और सॉल्ट बन के पेशाब के रास्ते से, पसीने के रास्ते से निकल जाता है, और जल भी आपका पेशाब के रास्ते से क्या होता है? निकल जाता है। तो इस तरह से आपका बॉडी का एसिडिटी खत्म हो जाता है। डॉक्टर इसीलिए जो गैस का दवा देता है वो बेस देता है। क्यों देता है? कहता है खाली पेट खाइए सुबह में, क्योंकि खाली पेट में अम्लीयता ज़्यादा होता है, और ज़्यादा अम्लीयता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। HCl बहुत हाई कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसको बेस देकर न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इसीलिए किसी को गैस का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर बेस देता है। तो बेस समझ गए? बेस क्या होता है इसको भी समझिए। बेस वो होता है जिसका पीएच वैल्यू पर मान कितना हो? 7 से अधिक हो। बेस वो होता है जिसका पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से अधिक हो। बेस वो होता है जो आर्हेनियस के द्वारा जो दिया गया मतलब कि परिभाषा है उसके अनुसार बेस वो है, मतलब भस्म वो है जो अपना जलीय विलयन में OH- देता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देता है।
बेस वो होता है जो अपना जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है, मतलब OH माइनस देता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो, पीएच वैल्यू पर जिसका मान कितना हो, पीएच स्केल पर जिसका मान 7 से ऊपर हो, बेस होता है। और बेस क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। बेस क्या होता है, एसिड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। बेस वो होता है जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। बेस वो होता है जो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, इसी तरह जब बेस जो पानी में घुलने वाला होता है उसको क्षार बोलते हैं। और देखिए याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, साल्ट वो है, लवण वो होता है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है, वो लवण कहलाता है। मतलब अम्ल और भस्म के मिलने से जो बनता है वो लवण कहलाता है। लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। 7 से ऊपर होगा पीएच मान, तो वो भस्म होगा, वो क्षार होगा। अगर 7 से नीचे होगा तो वो अम्ल होगा, एसिड होगा। जिसका 7 होगा वो लवण होगा या सॉल्ट कहिए। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। प्रश्न, अम्ल और क्षार के मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल एवं और क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम मुख्य अंतर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम मुख्य अंतर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए गुण के आधार पर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। लिटमस पत्र का प्रभाव, देखिए लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जो लीचेन ट्री का बनता है, ठीक है। तो नीले लिटमस एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखिए आयन, तो यहाँ पर याद रखिएगा एसिड, देखिए एसिड जो होगा, एसिड का आयन अपना जलीय विलयन में H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हेनियस का डिफिनीशन है कि जो अपना जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। तो ये अपने जलीय विलयन में क्या देता है, H+। यह अपना जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन OH- हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्षारक वो होता है जो अपने जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। देखिए ये अंतर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो उत्तर है दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित होता है। अब पीतल क्या है या तांबा क्या है, मेटल है। अब मेटल हमेशा बेसिक गुण रखता है, याद रखिएगा। तांबा जो होता है और पीतल वो मेटल होता है। मेटल हमेशा क्या गुण रखता है, बेसिक गुण रखता है, बेस का गुण रखता है। और दही एसिड का गुण रखता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और दही जहरीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो याद रखिएगा जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें एसिड होता है और तांबा या पीतल वो बेस का बना होता है। तो देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल में उपस्थित अम्ल होते हैं। देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होते हैं जब इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखा जाता है। तो याद हम आपको बता दिए कि तांबा का बर्तन, पीतल का बर्तन क्या होता है, बेस का बना हुआ होता है, मेटल होता है, मेटल बेसिक नेचर का होता है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैले हानिकारक धातु यौगिक लवण बनाते हैं। तो जब आप मतलब कि एसिड को रख देंगे तांबे या पीतल के बर्तन में तो वो क्या करेंगे, वो अम्ल जो है, खट्टे चीज़ का अम्ल या दही का अम्ल, वो क्या करेगा, वो तांबा से या पीतल से अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो विष है, टॉक्सिक है, एक प्रकार का टॉक्सिक है। इसलिए खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसलिए तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखिए इसलिए तांबे को और पीतल को खट्टे पदार्थ में ये खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न बहुत PBI है। अगला प्रश्न देखिए,
बोला है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए जल जो है डुअल नेचर रखता है। जल जो होता है जल वो डुअल नेचर रखता है, मतलब डुअल एक्शन ऑफ वाटर, मतलब द्वैत नेचर कहने का मतलब दो तरह का नेचर रखता है। एसिड के साथ बेस का नेचर रखता है, बेस के साथ एसिड का नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए HOH ये हमारा जल होता है जिसको हम H2O बोलते हैं, H2O। तो देखिए तो ये एसिड के साथ जब यहाँ से ब्रेक कीजिएगा तो ये H प्लस भी मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा, OH माइनस भी। जल को जब ब्रेक कीजिएगा यहाँ से तो H प्लस भी मिलेगा, OH माइनस भी मिलेगा। तो ये किस नेचर का है? ये जब जल के साथ अभिक्रिया जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अपने आप को बेसिक दिखाता है, OH माइनस छोड़ता है। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये OH माइनस देगा, तो इसका मतलब ये अपने आप को बेस बताएगा, बेस कि मैं बेस हूँ। और जब भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, जब बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये H प्लस देगा। जब बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? H प्लस देगा, मतलब बेस को बताएगा कि हम अम्ल हैं। तो ये क्या होता है? अम्ल के साथ बेस और बेस के साथ अम्ल का, मतलब अम्ल का नेचर रखता है। मतलब जल जो होता है एसिड के सामने अपने आप को बेस साबित करता है और बेस के सामने अपने आप को एसिड साबित करता है। मतलब दोनों का, कन्या का भी भाई और दूल्हा का भी भाई, दोनों तरफ का भाई है, मतलब दोनों तरफ ये रहता है। तो जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए अम्ल का अम्लीय व्यवहार, इसमें जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखिए अम्ल का अम्लीय व्यवहार इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। देखिए अम्ल का अम्लीय व्यवहार इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही टूटकर H आयन अलग कर पाते हैं। मतलब याद रखिएगा, जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। मतलब जल जब नहीं रहेगा तो जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय सिर्फ जल में होता है। अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्या होता है? तो जल में होता है। जल में घुलकर ये H प्लस देता है। जल में घुलकर ये क्या देता है? H प्लस देता है। के कारण होता है अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही टूटकर H प्लस आयन अलग कर पाते हैं। मतलब अम्ल जो है जल के उपस्थिति में ही H प्लस आयन को अलग कर पाते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल में H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब जल के अनुपस्थिति में H प्लस आयन अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। अम्ल जो है जल के अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित इसलिए नहीं करता है क्योंकि अम्ल सिर्फ जल में ही टूटकर H प्लस आयन दे सकता है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे पानी लगता है या मतलब सूक्ष्म या मॉइस्चर लगता है वो जम जाता है क्योंकि उसमें जिप्सम मिला हुआ होता है। याद रखिएगा जिप्सम मिला हुआ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे आर्द्ररोधी मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में इसलिए रखते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में इसलिए रखते हैं कि जैसे उसमें जल या मॉइस्चर मिलेगा वो जम जाएगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बर्तन में या ऐसे प्लास्टिक में पॉलीथीन में रखते हैं ताकि जल उसको न मिल पाए। व्याख्या कीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? अनुसूत्र है। नमी या जल के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से जल को सोख लेता है। और देखिए नमी और जल के संपर्क में आते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है नमी या जल के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से जल को सोख लेता है और एक अत्यंत कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। देखिए क्या होता है? अत्यंत कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम बनने के बाद यह बेकार हो जाता है।
जिप्सम जब बन जाएगा तो ये क्या होता है, बेकार हो जाता है और दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए इसे आर्द्र रोगी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि जब जिप्सम बन जाएगा तो फिर वो कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए सीमेंट में भी जिप्सम मिला होता है। सीमेंट में भी जिप्सम जब पानी डालते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी वही होता है। देखिए यहाँ पर CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब पूरा H2O हो जाएगा, 2H2O, देखिए हाफ H2O और 2H2O, 2H2O जिप्सम, सिर्फ यहाँ पर 2 है, यहाँ हाफ है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4, इसमें भी CaSO4 है। यहाँ हाफ H2O है, यहाँ 2H2O है, मतलब आधा पानी है, 1.5 पानी और मिलाएंगे। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी है, जब 1.5 पानी और मिलाएंगे तो 2 पानी हो जाएगा, तो जिप्सम का फार्मूला बन जाएगा। यही केमिकल रिएक्शन है, इसका रासायनिक सूत्र। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए अभी हम समझा दिए हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी समझा, एसिड बेस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है जो लवण होता है और साथ ही साथ जल बनता है। तो एसिड बेस रिएक्शन, समझ गए, एसिड बेस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार समझ लिया जाए, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल मतलब एसिड और क्षारक मतलब बेस, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण बनाते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, समान रूप से अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो क्या बनेंगे, लवण और जल बनाएंगे। देखिए यहाँ उदाहरण 1 में NaOH हमारा क्षारक है और HCl अम्ल है। NaOH क्षारक है और HCl अम्ल है, मिलकर NaCl बनाया और H2O बनाया। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिला तो सोडियम क्लोराइड बनाया। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, साधारण नमक जो हम लोग घर के किचन में खाते हैं, और जल बना। ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पर हमारा क्या है, तो NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, HCl सोडियम क्लोराइड हमारा भस्म है, HCl NaOH मतलब भस्म है और HCl अम्ल है। दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड जो हमारे किचन में रखा जाता है वो बनता है, प्लस जल बनता है। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HNO3 मिलकर क्या बनाता है, KNO3 प्लस जल। ये बेस, ये एसिड, ये लवण, ये जल, यही बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न देखिए धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। देखिए इसका उपयोग रसोई घर में, देखिए धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने का जो सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और जो कपड़ा धोने का सोडा होता है उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग रसोई में खास्ता, पकौड़े या केक बनाने के बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। मतलब बेकिंग पाउडर का उपयोग रसोई घर में खास्ता, रसगुल्ला, केक ये सब बनाने में किया जाता है। और पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए एंटाएसिड के रूप में भी करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटाएसिड के रूप में भी करते हैं। जब मवेशी का जो डॉक्टर होता है, मवेशी का डॉक्टर जो मतलब कि खस्सी या बकरी या मतलब घोड़ा को देखता है, तो जब गैस के टैबलेट से उसका मतलब कि अम्लीयता नहीं रुक पाता है, गैस का समस्या जानवरों में नहीं रुक पाता है, तो जानवर को खास करके जो होता है वो आपका एंटाएसिड के रूप में धोने का बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा है, खाना का सोडा पानी में मिलाकर पिलाया जाता है।
जानवरों को खाने का जो सोडा है वो पानी में मिलाकर पिलाया जाता है, उससे उनका अम्लीयता कम होता है। इंसान भी पिएगा तो उसका भी अम्लीयता कम होता है। देखिए धोने का सोडा Na2CO3, देखिए खाने का सोडा का मोलिकुलर फार्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O के उपयोग, इसका उपयोग धोने का सोडा का उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो देखिए धोने का सोडा का उपयोग कांच बनाने, साबुन, कागज उद्योगों में, घरों में साफ सफाई और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द इंड हो गया। देखिए ये एनसीईआरटी का जो है ये द इंड हो गया, यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का द इंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, आप जाएंगे घर पर और देखिए घर पर जाएंगे कह रहे हैं, देखिए अब क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए वीवीआई क्वेश्चन जो होगा, एमसीक्यू जितना भी होगा, एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एमसीक्यू का बहुत वीवीआई क्वेश्चन का सेट चला रहा हूँ, उसको भी देखेंगे और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन साइंस का भी हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर समझाते जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा हो जाएगा और कोई कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय हम उसमें बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा एक वीवीआई क्वेश्चन हम देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट देंगे। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहेंगे और सारे क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर।